नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ एशिया में। आज हम दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल में मौजूद हैं और आइए चलते हैं उधर के डायरेक्टर से बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज़ एशिया में। धन्यवाद। सर, आप दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल के बारे में कुछ बताइए। दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल एक सीबीएसई से अनुमोदित सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और हम क्वालिटी एजुकेशन पे ध्यान देते हैं। यहाँ पर नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक की कक्षाएं होती हैं और 11 एंड 12 में साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़ और साथ साथ वोकेशनल की स्ट्रीम्स भी हैं। सर, दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल बाकी अन्य इंग्लिश मीडियम स्कूल से कैसे अलग है? हम अफोर्डेबल एजुकेशन की बात करते हैं और बच्चों को हम एंटरप्रेन्योर बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे यहाँ से पढ़ लिख कर एम्प्लॉयर बने और राष्ट्र सेवा भाव से समाज में अपना कर्म करें और राष्ट्र की सेवा करें। सर, आपका ये दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल चलाने का मोटिव क्या है? हमारा मोटिव समाज की सेवा करना है, बच्चों को एम्पावर्ड करना है और एक सशक्त समाज की रचना में अपना योगदान देना है। सर, ये कोविड सिचुएशन में जो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई है, तो इसमें क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ा स्कूल को? हमें बहुत ज़्यादा चैलेंज फेस करना नहीं पड़ा क्योंकि हमारे टीचर्स पहले से ही और सभी टीचर्स स्मार्ट बोर्ड में पढ़ाते थे, सब उसके लिए ट्रेंड थे। तो संभवतः हम पहले स्कूल हैं जिन्होंने ऑनलाइन शिक्षा सबसे पहले शुरू की। सर, ये जैसे कि अभी न्यू गाइडलाइंस आया है 9 to 12 के लिए अलग अलग टाइमिंग्स होना चाहिए, तो आप ये कैसे मेंटेन कर रहे हो? हमें इसकी कोई समस्या नहीं आ रही क्योंकि हमारे स्कूल बहुत बड़ा है, बच्चे स्वयं अपने संसाधनों से आते हैं। कुछ समस्याएं ट्रांसपोर्टेशन को लेके होती हैं, परंतु हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था जो है वह इंडिपेंडेंट है, जिसको जैसे आना है वैसे आए। और हमारे जो टीचर्स हैं वो बहुत डेडिकेटेड, निष्ठा भाव से काम करते हैं। स्कूल काफ़ी बड़ा है और इतना बड़ा है कि अगर हम बच्चों को के बीच में कोविड के नियमों का पालन भी करें तो 10-10 मीटर दूर में भी बैठाएं तो हमें कोई तकलीफ नहीं होने वाली। सर, अभी जो कोविड सिचुएशन में न्यू गाइडलाइंस आई है 9 to 12 के टाइमिंग्स अलग होनी चाहिए कि डिस्टेंस मेंटेन हो, तो आप ये कैसे पालन कर रहे हैं? इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। हमारा स्कूल काफ़ी बड़ा है, 80,000 स्क्वायर फीट हमारा कंस्ट्रक्शन एरिया है, क्लासरूम बहुत बड़े बड़े हैं। हम कोविड के नियमों का पालन करें तो उसके अंदर में अगर हम बच्चों को जितनी दूरी निर्धारित की है उससे भी अगर ज़्यादा दूरी निर्धारित भी करें तो हमारे यहाँ जितने बच्चे हैं उसमें कोई भी तरह की हमें दिक्कत नहीं आएगी, उनके हम पालन कर देंगे और हम कर रहे हैं। सर, अभी पेरेंट्स का बहुत कंप्लेंट्स रहा है कि प्राइवेट स्कूल वाले ज़्यादा फीस चार्ज कर रहे हैं, लाइब्रेरी फीस, इलेक्ट्रिसिटी फीस, बस फेयर। तो क्या दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल इस कोविड सिचुएशन में ये सब फीस ली है बच्चों से? मैं इसमें दो बात कहना चाहूँगा। पहली बात तो ट्रांसपोर्टेशन फीस हमारे यहाँ है नहीं, ना हमारी कोई बसें हैं। बच्चे अपने आप बसों को पेमेंट करते हैं और वही उसमें आएंगे और जब तक बसें नहीं चल रही हैं हम पिछले 2 साल से कोई फीस ले नहीं रहे। बाकी सेशन चार्जेस के बारे में बताया, हमारी जो फीस है वो सेशन चार्ज के समेती होती है, उसमें सेशन चार्ज बहुत कम होते हैं और इतने बड़े स्कूल को मेंटेन करने के लिए सामान्य चार्ज लगते हैं। हमारी फीस जो है वो क्वार्टरली है और एनुअल कोई फीस हमारे यहाँ ली नहीं जाती है। सर, ये कोविड सिचुएशन में क्या सरकार की तरफ से प्राइवेट स्कूलों को कुछ बेनिफिट्स मिला है?
सरकार की तरफ से प्राइवेट स्कूलों को कोई बेनिफिट मिलता भी नहीं है और सरकार की तरफ से प्राइवेट स्कूलों को कोई बेनिफिट लेना भी नहीं चाहिए। मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि हमारे देश में ये जो एक मनोभाव है कि प्राइवेट स्कूल महंगे होते हैं और सरकारी स्कूल सस्ते होते हैं, यह पूर्णतः असत्य है। ऐसा है कि हमारे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितनी भी राज्य सरकारें हैं या केंद्र सरकार द्वारा संचालित स्कूल होते हैं, वहाँ पर सरकारी स्कूल में एक बच्चे के पीछे सरकारें कम से कम 6,000 रुपये प्रति महीने खर्च करती है, जबकि हमारे देश में जितने प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें से आधे से ज़्यादा प्राइवेट स्कूल 1,000 रुपये से कम मासिक खर्चे पे चलते हैं और 98% गैर सरकारी स्कूल, निजी स्कूल 3,000 रुपये से कमती फीस पर चलते हैं। सो ये कहना कि प्राइवेट स्कूल महंगे होते हैं और सरकारी स्कूल सस्ते हैं, यह पूर्णतः असत्य है। सरकारी स्कूल ही हमारे देश के सबसे खर्चीले स्कूल हैं, जहाँ पर करदाता का पैसा, टैक्स पेयर्स का पैसे को बड़ी बेदर्दी से और खर्च किया जाता है। और उसके उपरांत भी वस्तु स्थिति ये है कि वहाँ पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत खराब है। ज़्यादातर स्कूल्स में, कुछ सरकारी स्कूल अवश्य अच्छे होंगे, किंतु ज़्यादातर सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बहुत ही निम्न स्तर की है। इसीलिए प्राइवेट स्कूलों में ही अभिभावक अपने बच्चों को भेजने की कोशिश करते हैं। सर, आपके ओपिनियन से सरकार को क्या करना चाहिए जो गवर्नमेंट स्कूल्स की भी क्वालिटी अच्छी हो? इसके लिए सरकार को सारे गवर्नमेंट स्कूल्स को इंडिपेंडेंट स्कूल्स बना देना चाहिए। जैसे प्राइवेट स्कूल्स की मैनेजिंग कमेटी होती है, उसी तरह गवर्नमेंट स्कूल्स की भी मैनेजिंग कमेटी होती है। गवर्नमेंट स्कूल्स की मैनेजिंग कमेटी गवर्नमेंट के स्कूल्स को चलाए, प्राइवेट की मैनेजिंग कमेटी प्राइवेट स्कूल्स को चलाए। सरकार सरकारी स्कूलों को और किसी भी तरह की आर्थिक सहायता न दे, फंडिंग न दे। सरकार के लिए सरल रास्ता ये है और सबके लिए अच्छा है कि सरकार अपने हमारे देश के जितने भी बच्चे हैं उसमें प्रति विद्यार्थी 2 से 3,000 रुपये उनको प्रति महीना शिक्षा का भत्ता दे, तो यह समस्या पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगी। मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि यह एक कटु सत्य है कि आज केंद्रीय सरकार अपने कर्मचारी को उनके बच्चों के लिए प्रति महीना 2,250 रुपये शिक्षा भत्ता देती है। तो जो हमारे देश के जनसेवक हैं उनके बच्चों के लिए, और सरकार ने केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय खोले, जवाहर नवोदय विद्यालय खोले, और भी विद्यालय खोलने की बात हो रही है, किंतु उनको उसके उपरांत भी 2,250 रुपये प्रति महीना शिक्षा भत्ता दिया जाता है। तो क्यों नहीं यह हमारे देश के आम नागरिकों को दिया जाता हो? अगर ऐसा दे दें तो सभी, चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, सबके बीच में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आएगी और सभी की क्वालिटी अपने आप सुधर जाएगी। जैसी कि क्वालिटी हमारे देश में सिविल एविएशन में, इंश्योरेंस में, टेलीकम्युनिकेशन में जो क्वालिटी सुधरी है, वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर सभी को एक ही तरीके से देखा जाता है, चाहे वो सरकारी व्यवस्थाएं हो चाहे प्राइवेट व्यवस्थाएं हो। सरकार के नियम सब पर समान रूप से लागू होते हैं और उपभोक्ता जो होता है वह पैसे देकर अपनी सेवाएं लेता है। तो जब उपभोक्ता पैसे दे के सेवाएं लेता है तो वह उसकी गुणवत्ता को देख लेता है।
सर अभी जैसे कोविड के बाद अभी ओमिक्रॉन आ रहा है, न्यू मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, तो इस सिचुएशन में स्कूल का चालू करना, फिर से रीओपन करना क्या सही है? अभी पहले जो हम लोगों ने सुना वो ये सुना कि बच्चों में ही कोविड के प्रति इम्यूनिटी ज़्यादा होती है। अगर बच्चे अभी प्राय 2 साल होने को हो गए, बच्चे घर पे हैं, अच्छा ये हो कि बच्चे स्कूल आए और स्कूल को उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। अपने यहाँ पर सफाई व्यवस्था अच्छी रखनी हो चाहिए। और मैं ये दायित्व के साथ कह सकता हूँ कि ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल्स में व्यवस्थाएं इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए पहले से हैं। आज हमारा स्कूल में 80,000 स्क्वायर फीट जगह है, तो एक एक बच्चे के पीछे कम से कम भी हम प्राय 80 स्क्वायर फीट जगह रखते हैं। तो यहाँ पर कुछ भी होने का कोई संभावना नहीं है। सरकार को सभी स्कूलों को अलग अलग तरीके से व्यवस्थाओं को देखकर स्कूलों को व्यवस्थाओं की असेसमेंट करे। सरकार सभी अपने स्वास्थ्य विभाग के जो ऑफिसर्स हैं वह स्कूलों में जाएं। जिन स्कूलों में व्यवस्थाएं अच्छी हैं वहां पर विद्यार्थियों को यथासंभव यथाशीघ्र और उनको अलाउ करना चाहिए, जिससे कि बच्चों में जो 2 साल से कुछ लर्निंग लॉस हो रहा है वह ठीक हो जाए और उनका जो शिक्षा के साथ में तादाद में है वह विघ्न न हो। सर 2 साल से सारे बच्चे घर बैठ चुके हैं, वापस से स्कूल आए तो वो तो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होते। तो आप पेरेंट्स को बताइए कि वो ऐसा क्या करे कि बच्चे फिर से मतलब स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाए, फिर से मतलब वही प्रोसेस में स्टडी करे, क्योंकि ब्रेक के बाद तो अब तो सब वैसे धीमा हो चुका है। सूर्या जी, जिस प्रयत्न के साथ और हमारे टीचर्स बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और मैं अक्सर उनसे रिपोर्ट लेता हूं, हमारे स्कूल के बच्चे तो कम से कम स्कूल में आने के लिए मतलब तड़प रहे हैं और उनकी यही पहली उनका जो प्रश्न होता है कि सर स्कूल कब खोलेंगे, हम स्कूल आना चाहते हैं। अब किंतु इसमें मैं अभिभावकों को यह कहना चाहूंगा कि अभिभावकों को यह समझने की जरूरत है कि शिक्षा की मांग करना यह उनका कर्तव्य है। हम क्योंकि स्कूल चलाते हैं, हम जब अगर ये कहते हैं कि स्कूल खुलना चाहिए, स्कूल में बच्चे आने चाहिए, तो अक्सर समाज, सरकार और अन्य वर्ग इसको इस चश्मे से देखते हैं कि शायद हम हमारे आर्थिक लाभ के लिए उनको यहाँ बुला रहे हैं। ऐसा कतई नहीं है। स्कूल को बच्चों के साथ से स्कूल होता है। ऑनलाइन क्लासेस करना भी टीचर्स के लिए कोई सरल काम नहीं है, उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और बच्चे केवल ऑनलाइन क्लास करने से ही स्कूल के सारे उनकी जो अग्रगति होनी चाहिए वह पूरी नहीं हो सकती। एक बच्चा जब स्कूल में आता है तो वह एक समाज में आता है। एक स्कूल एक पूरा समाज होता है जहाँ हर तरह के बच्चे आते हैं, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे आते हैं। वह स्कूल में आके खेल कूद सीखता है, लोगों से व्यवहार करना सीखता है, खुली हवा में सांस लेता है, उसी से उसकी अग्रगति होती है। एक बंद कमरे के अंदर और ऑनलाइन क्लास करने से शिक्षा कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती। सर ये जैसे बच्चे मांग कर रहे कि 10th के बोर्ड के लिए एजुकेशन में सिलेबस कम करना चाहिए क्योंकि वो प्रेशराइज है, मेंटली डिस्टर्ब्ड है, कोविड सिचुएशन में पढ़ नहीं पा रहे, तो ये आप क्या बोलेंगे, कितना सच है? मेरी समझ में ऐसा है, मैं बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि रिजल्ट के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान न दें, अंकों के ऊपर में बिल्कुल भी ध्यान न दें। अब वह जमाना चला गया
कि अंकों के आधार पर किसी का कहीं एडमिशन होता है और नहीं होता है, वो जमाना चला गया। एक बच्चे की अगर के अंक अगर 50% आता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वह समाज में कुछ नहीं कर पाएगा। लगभग देखने में यह आया है कि जो बच्चा एक्टिव है, इम्पावर्ड है और आत्मविश्वास से भरा हुआ है, वह बच्चे हमेशा आगे जाके और समाज में सबसे बड़े काम करते हैं, बड़े उद्योगपति बनते हैं, एंटरप्रेन्योर बनते हैं और समाज की ज़्यादा सेवा करते हैं। इसलिए नंबरों के पीछे जाने का कोई औचित्य नहीं है। और आज का जो सिलेबस है और आज से 35 साल पहले का जब हम लोग पढ़ा करते थे, उस सिलेबस से आज का सिलेबस वैसे ही आधा है और सरल है। उसको मन को स्थिर करके अगर बच्चा खुद पढ़ेगा, वह सिलेबस वैसे ही पूरा हो जाएगा। शिक्षा को और पूर्ण रूप से लेने के लिए 4 आयाम निर्धारित हैं और उसको कहते हैं अध्ययन, मनन, चिंतन और अभ्यास। कोई भी शिक्षक बच्चे को पढ़ा नहीं सकता है, बच्चों को खुद पढ़ना चाहिए। शिक्षक और विद्यालय उसको पढ़ने में उसकी सहायता करते हैं। इसलिए मेरा बच्चों से को आग्रह है कि आप अपनी तरफ से और एक्टिवली पढ़िए, मन को स्थिर करके पढ़िए, परिणाम की चिंता मत करो आप। और जब आप निरंतर पढ़ेंगे और स्वाध्याय करेंगे, स्वाध्याय करना हो तो एकलव्य जैसा, जब आप स्वाध्याय करेंगे तो आपकी शिक्षा अपने आप अच्छी होगी। अध्ययन करिए, मनन करिए और अध्ययन और मनन करने के बाद में उसके ऊपर चिंतन करिए और एक्टिव रहिए, उसका अभ्यास भी करिए। हाँ, रिजल्ट अपने आप अच्छा होगा। सर, जैसे आपने एक्टिविटीज़ की बात की, तो दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल में क्या क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है जो बच्चे यहाँ पे इंडल्ज होते हैं? हमारा विद्यालय, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि विद्यालय एक बड़ा परिवार होता है। एक विद्यालय में सभी तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, सारे तरह की कलाओं की एक्टिविटीज़ होना चाहिए। हम बच्चों को ड्राइंग सिखा रहे हैं, हम बच्चों को, हमारे यहाँ एनसीसी के 2 ट्रुप्स हैं, गेम्स, सभी तरह के गेम्स हैं, फुटबॉल है, क्रिकेट है, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, वॉलीबॉल है, सभी तरह के गेम्स हैं। जो बच्चा जिस गेम्स में को सीखना चाहे सीखता है, खेलता है। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि प्रत्येक विद्यार्थी को, छोटे से लेकर बड़े विद्यार्थी को, अपने जीवन में कम से कम एक खेल और एक कला जरूर सीखनी चाहिए। सर, अभी जैसे कि पेरेंट्स नॉर्मली सोचते हैं, जो बच्चों को प्राइवेट स्कूल में एडमिशन नहीं कराते, कि फीस ज़्यादा होगा, डोनेशन प्रोसेस होगा, या वो नहीं, माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है तो उन बच्चों का एडमिशन्स नहीं होगा। तो आप उनकी क्लियरिटी कर दीजिए, क्या क्या उनके डाउट्स है। देखिए, यह एक गलत सूचना समाज में है कि प्राइवेट स्कूल्स की फीस बहुत ज़्यादा होती है। मैंने आपको कहा पहले भी कि प्राइवेट स्कूल्स, सरकारी स्कूल्स में जो खर्च होता है, जो सरकार सरकारी स्कूलों में जो खर्च करती है, उससे आधे से भी कम में प्राइवेट स्कूल चलते हैं। प्राइवेट स्कूल्स के अपने जो फीस होती है, प्राइवेट स्कूल से मैं आग्रह करता हूँ कि जो खर्च होते हैं उसके हिसाब से ही अपनी फीस को लें। और प्राइवेट समाज को भी ये समझना पड़ेगा कि अब समय आ गया है कि अभिभावक सरकार से ये कहें कि हमें महंगे सरकारी स्कूल नहीं चाहिए, हमारे पीछे आप 6,000 रुपये महीना खर्च मत करो, आप हमें 2 से 3,000 रुपये दे दीजिए, जिसको कि एजुकेशन अलाउंस कहा जा सकता है। और वह पैसे से, उस पैसे से सरकार, अभिभावक अपने बच्चों को अपनी इच्छा के अनुसार जिस स्कूल में उनको गुणवत्ता अच्छी लगे वहाँ अपने बच्चों को पढ़ाएं। तो ये
हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था की में जितनी भी समस्याएं हैं उसकी ज्यादातर समस्याओं का ये एक समाधान है कि सरकार और अभिभावक दोनों उस पर काम कर और शिक्षा में डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की व्यवस्था करें। सर, आपके अकॉर्डिंग मतलब ऐसा क्या करना चाहिए एजुकेशन डिपार्टमेंट को कि बच्चों को इजीली एडमिशन हो जाए और पेरेंट्स का जो डर है कि एडमिशन नहीं होगा, डोनेशन लगेगा या वो पढ़े लिखे नहीं है तो वो उनका क्लियर हो जाए? देखिए, ये स्थिति अलग अलग जगहों पे अलग अलग है। हमारे देश में जो मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ एक प्राइवेट स्कूल करना बहुत दुष्कर होता है। वहाँ पर जो व्यवस्थाएं बनानी पड़ती, निर्धारित व्यवस्थाएं, वह सब लोग नहीं बना पाते, इसलिए कम स्कूलों की कमी होती है। किंतु बाकी ज़्यादातर क्षेत्रों में अभी जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें सीट्स, अवेलेबल सीट्स जो है वह पर्याप्त मात्रा में हैं, बच्चे वहाँ पढ़ सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि सरकारी स्कूलों में जो गुणवत्ता की कमी हुई है उसके वजह से बहुत बड़ी संख्या में बच्चे भी प्राइवेट स्कूल का रुख करने वाले हैं। और एक आंकलन के अनुसार से अभी हमारे देश में कोविड के बाद 1,30,000 इस प्राइवेट स्कूलों की और जरूरत होगी। तो सरकार को और जनप्रतिनिधि हमारे जो हैं उन्हें इस बात को समझना चाहिए और स्कूल स्थापित करने में जो नियम कानून है उनको सरल बनाना चाहिए कि जिससे कि हमारे देश के बहुत और ज़्यादातर लोग प्राइवेट स्कूल करने के लिए सोचें और शिक्षा व्यवस्था सबके लिए सुगम, सरल और सस्ती हो। सर, ये जो बैचेस अब स्टार्ट होगा जैसे यूकेजी, जूनियर केजी के लिए, तो दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल में ये कब से स्टार्ट होगा एडमिशन प्रोसेस? एडमिशन प्रोसेस अभी शुरू हो चुका है और जो सेशन शुरू होता है वह अप्रैल के पहले सप्ताह में होता है। तो सर, अभी हमारे जैसे दर्शकों को भी अगर एडमिशन कराना हो तो फिर आप उन्हें डेट या प्रोसेस समझा दीजिए। प्रोसेस बहुत सरल है। अभी भी अभिभावक ऑफिस में आकर एडमिशन फॉर्म ले सकते हैं, लेकर अपनी प्रक्रिया पूरी करें और कक्षा 8 तक विशेष कुछ नहीं जरूरत होता है। पहले स्कूल में कभी गए हों तो उनकी टीसी है, उसके रिजल्ट है, वो चाहिए होते हैं और बड़ी आसानी से एडमिशन हो सकता है, कोई तकलीफ नहीं है उसमें। और कुछ एडमिशन चार्जेस होते हैं, वो है एक बार होता है। एक बच्चा जब स्कूल में एडमिशन लेता है तो वह उस एडमिशन चार्ज जो होता है वन टाइम होता है। बच्चा उस स्कूल में जितने साल तक रहेगा वही उसकी चार्ज होती है, उसके बाद में एडमिशन चार्ज नहीं लगता है। और बाकी जो उसके मासिक या त्रैमासिक जो फीस होती है वह उसको देनी होती है। इतनी सी बात है। ठीक है सर। तो जैसे आप बता रहे थे कि 1 लाख समथिंग स्कूल्स की कमी हो गई है प्राइवेट स्कूल्स की, तो ये क्यों कमी हुई है, क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें? इसके मुख्यतः 2 कारण हैं। पहला कारण है हमारे देश में शिक्षा, जब कोई व्यक्ति स्कूल करता है तो उसको बहुत से परमिशंस लेने पड़ते हैं। मसलन उसको क्लासरूम का साइज निर्धारित है, इससे छोटे क्लासरूम नहीं हो सकते, इतने टीचर्स चाहिए, इतनी बड़ी लाइब्रेरी चाहिए, इतना बड़ा खेल का मैदान चाहिए, फायर का लाइसेंस चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर का अलग से चाहिए। तो इतने कानून के अनुपालना करना किसी भी एक नए स्कूल के लिए संभव नहीं होता है। हमारे देश में यदि कोई व्यक्ति इंडस्ट्री करता है या कोई भी बड़ा काम करता है तो सरकार उसको 5-6 साल के लिए छूट देती है। किंतु स्कूल एजुकेशन एक ऐसा क्षेत्र है जहां पहले दिन से ही स्कूल के ऊपर में सारे नियम लाद दिए जाते हैं, तो स्कूल करना बहुत दुष्कर होता है। दूसरी बात यह होती है कि स्कूल करने के बाद में जो सरकारी नियम कहते हैं कि आप स्कूल करके प्रॉफिट नहीं कर सकते, इसलिए
जो सक्षम वर्ग है वह स्कूल चलाने में उत्साही नहीं होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है या करेगा तो वह उससे कुछ प्रॉफिट की आशा करता है, ये स्वाभाविक है। इसलिए सरकार को चाहिए कि अब समय आ गया है कि जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट को और फॉर प्रॉफिट अलाउ किया गया है, इसी तरह से स्कूलों को भी फॉर प्रॉफिट अलाउ करना चाहिए। जो लोग बिना प्रॉफिट चलाना चाहें वो बिना प्रॉफिट चलाएं, जो प्रॉफिट चलाना चाहे वो प्रॉफिट करें, और सरकार को इनकम टैक्स दें। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होगा, बहुत लोग नए स्कूल खोलेंगे, उनके बीच में हेल्दी कंपटीशन होगा और शिक्षा की क्वालिटी जो है वह सुधरेगी। सर, आपसे ये पता लगकर ये समझ आया है कि अगर सरकार ये जो टैक्सेस लगाती है, जो इतने सारे फॉर्म्स हैं, अगर ये कम हो जाए तो शायद स्कूल की फीसेस में भी थोड़ी कमी हो जाएगी। निश्चित तौर पे किसी भी क्षेत्र में जब सरकारी नियम व्यवहारिक होते हैं तो वहां पर ज्यादा लोगों का प्रादुर्भाव होता है, लोग ज्यादा उसमें इंटरेस्टेड होते हैं, लोग आते हैं और स्वस्थ कंपटीशन होता है, कॉस्टिंग कम होती है, तो फीस भी इसी तरह से अगर हो तो सरकार प्राइवेट स्कूलों में फीस और कम हो जाएगी। जैसे कि अभी आपके इसके लिए हमारे सामने सीधा उदाहरण है कि जब से प्राइवेट सेक्टर में बैंकिंग आ गई, प्राइवेट सेक्टर में सिविल एविएशन आ गया, प्राइवेट सेक्टर में टेलीकम्युनिकेशन में आ गया, तो तब से क्या हुआ कि हमारे सारी सेवाएं हमको सस्ते में मिलने लग गई। सर, ये आप हमेशा हमने आर्टिकल्स पढ़े हैं कि आप ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, तो सर वो इलैबोरेट कर दीजिए। शिक्षा एक बहुत ही पवित्र क्षेत्र है। इसमें मैं हमेशा से कहता हूं और सभी को करना चाहिए कि इसमें पारदर्शिता रखनी चाहिए। अपने पढ़ाई लिखाई हो, अपनी जो अर्थनीति हो, उसमें भी पारदर्शिता रहनी चाहिए। विद्यालयों को, प्राइवेट क्षेत्र में जितने विद्यालय हैं उनको भी व्यावसायिक गति से शिक्षा के अलावा और जो दूसरे उसमें एडेड जो क्षेत्र हैं, चाहे वो बुक्स के हों, चाहे ट्रांसपोर्टेशन के हों, आई कार्ड के हों या दूसरी चीजें हैं, उनसे अपने आप को थोड़ा दूर रखना चाहिए। सर, ट्रांसपेरेंसी से ही समझ आया कि रिजर्वेशन, ST CST एडमिशन्स के टाइम पे ये बहुत प्रॉब्लम्स होता है जो लोग फेस करते हैं, तो ये प्राइवेट स्कूल्स भी ये फॉलो करती है क्या ट्रांसपेरेंसी इसमें? देखिए, प्राइवेट स्कूल्स किसी से कुछ लेती नहीं। हमारे लिए सभी लोग एक हैं और सभी की सेवा समान भाव से करने के लिए ही प्राइवेट स्कूल्स को एस्टेब्लिश किया जाता है। हाँ, सरकारी क्षेत्र में यह है क्योंकि सरकारी क्षेत्र में ही सबसे ज्यादा शिक्षा में बेईमानी है या जो ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अगर सरकार शिक्षा के क्षेत्र में DBT ले आए तो स्वतः ही सारी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा और रोज में जो हम इस बात को लेकर डिबेट करते हैं, इसका अंत एक नीति से ही हो जाएगा और सभी लोगों को अच्छी, सुलभ और सस्ती शिक्षा मिल पाएगी। थैंक यू सर।